हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो मानव तथा अन्य पशुओं के आवश्यक पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से उपापचयी अपशिष्ट उत्पादों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। तो रक्त क्या एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रक्त क्या है, तो आपको आंसर उसमें लगाना होगा कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तो तरल संयोजी ऊतक के रूप में इसको जाना जाता है। ये भी एक प्रकार का टिश्यू है, ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है और ये क्या करता है? पोषक तत्वों और गैसों का आदान प्रदान परिवहन करने में सहायता करता है। आपको पता है अपन जो भी भोजन खाते हैं उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है और इस पोषक तत्वों को जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर पहुँचाना होता है। तो ये पहुँचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। अपन श्वास में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाने की ज़रूरत होती है। तो ये कौन पहुँचाता है? ये भी रक्त ही पहुँचाता है, पूरे शरीर में लेकर जाने का काम करता है। और वहाँ जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको लाने का काम भी कौन करता है? वो भी रक्त का ही होता है। तो पोषक पदार्थों और गैसों के परिवहन में ये सहायता करता है। ये एक हल्का क्षारीय तरल है जिसका pH 7.4 होता है। तो ये कैसा पदार्थ है? एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है। ठीक है, तो कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। इसका pH अगर पूछ लिया जाए तो pH कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 इसका pH होता है। तो आपको पता होगा 7 से ऊपर जैसे जाता है तो क्षारीयता बढ़ने लगती है। तो 7.4 है तो थोड़ा सा ज़्यादा है 7 से, तो इस वजह से कैसा तरल पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, हल्का क्षारीय होता है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले कि जो भ्रूणावस्था या नवजात शिशु जो होते हैं उनमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। सामान्यतः व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। तो सामान्य व्यक्ति जो होते हैं उनमें कितना रक्त होता है? 5 लीटर रक्त की मात्रा होती है। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं। रुधिर के 2 भाग होते हैं। तो रुधिर या ब्लड जो है वो कितने भाग से बना होता है? कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? मेनली मोटे रूप में 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक प्लाज्मा, इसका जो द्रव भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तथा एक ठोस भाग होता है जो कोशिकाओं का बना होता है। ठोस भाग काय का बना होता है? कोशिका का बना होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है। तो जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का कितना प्रतिशत पार्ट होता है? 55% भाग होता है। तथा इसमें लगभग 92% जल होता है। अब इस प्लाज्मा में भी अगर देखा जाए तो 92% तो इसमें जल ही होता है प्लाज्मा के अंदर, और 8% क्या होता है? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये होता है इसके अंदर। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, और जो ठोस भाग है होती है रुधिर कणिकाएं, और रुधिर कणिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं। तो मुख्यतः जो रुधिर कणिकाएं होती है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो रुधिर प्रकार की हैं, उसमें से फर्स्ट वाली को देख लेते हैं अपन पहले। लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें आरबीसी भी कहा जाता है, ये कुल रक्त कणिकाओं का 99% होती है। तो रक्त में जितनी भी प्रकार की कणिकाएं होती हैं उसमें से 99% कैसी होती हैं? आरबीसी होती हैं। इन कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये जो कणिकाएं होती हैं इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ही है जिसके कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपका रक्त कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। किसकी वजह से दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का वर्णक है जो कि रंग प्रदान करने का काम करता है, और ये जो रक्त का लाल रंग है इसी की वजह से दिखाई देता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो आप अंडरलाइन कर लें, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। ये जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, ये कैसी होती हैं? केंद्रक विहीन होती हैं। तथा इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। इनकी जो औसत आयु अगर देखी जाए तो कितनी होती है?
120 दिन होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन, मतलब 120 दिन तक ही जीवित रहती हैं, उसके बाद ये मृत हो जाती हैं और नई आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी भी बनती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, और ये जो कणिकाएं होती है क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, तथा लाल रक्त अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इनका निर्माण का होता है, लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन कणिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें क्या नहीं होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, सॉरी, इन कणिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, जिस कारण ये रंगहीन होती हैं, ठीक है। तो इनमें कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस होती हैं, ठीक है। इनको जाना जाता है WBC के नाम से, लेकिन इनमें कोई भी रंग नहीं होता, इसीलिए कैसे दिखाई देती है, सफ़ेद दिखाई देती है। इन कोशिकाओं को हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं होती है, जिसके कारण ये रंगीन होती है तथा श्वेत रुधिर कणिकाएं कहलाती है। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होता है कणिकाणु और एक होता है अकणिकाणु। दो प्रकार की होती है, इंग्लिश में बोले तो ग्रेनुलोसाइट, और अकणिकाणु को बोलेंगे तो अग्रेनुलोसाइट इनको कह सकते हैं। कणिकाणु के उदाहरण भी हैं। कणिकाणु कितने प्रकार की होती है, तो न्यूट्रोफिल होती है, और दूसरा जो प्रकार है इसका वो होता है इयोसिनोफिल, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती हैं, और तीसरा प्रकार है बेसोफिल। तो तीन प्रकार की कणिकाणु होती हैं, एक तो होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है इयोसिनोफिल, और तीसरा होता है बेसोफिल, ठीक है। तो तीन प्रकार किस प्रकार से ये होती है। रक्त में न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। तो न्यूट्रोफिल जो होती है सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर ही। ये अपन एक डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे, आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अपन एक बार और डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अकर्ण कोशिकाओं में प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट होते हैं। अकर्ण कोशिकाएं जो होती है उनमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट तीन प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट तथा प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने में प्राथमिक कोशिकाएं हैं। मोनोसाइट परिपक्व हो महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। मोनोसाइट जो होती है महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित होती है। मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं, जो बाह्य प्रतिजनों में का भक्षण करती है। तो सब कुछ ऊपर से निकल गया होगा आपके, तो अपन इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसके द्वारा आपको ये समझ में आएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझा देता हूँ मैं। तो चलिए डायग्राम पर। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो WBC है, WBC को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक तो होता है कणिकाणु और दूसरा होता है अकणिकाणु, ठीक है। एक होता है कणिकाणु और एक होता है अकणिकाणु। अभी जो कणिकाणु है, इस कणिकाणु को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो कणिकाणु तीन प्रकार की होती है, WBC दो प्रकार की, कणिकाणु, अकणिकाणु। और कणिकाणु जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, ठीक है, इयोसिनोफिल होती है और बेसोफिल होती है, ठीक है। तीन प्रकार की, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। अकणिकाणु जो होती है ये दो प्रकार की होती है मेनली, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट, ठीक है। कणिकाणु दो प्रकार की, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब इसमें भी लिम्फोसाइट है, ये भी तीन प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्रकृति मारक कोशिकाएं, ठीक है, प्रकृति मारक कोशिकाएं। अब मोनोसाइट जो होती है, मोनोसाइट को एक और नाम से जाना जाता है, महाभक्षक कोशिकाओं के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो अपन न्यूट्रोफिल देखी थी अभी, क्या नाम है, प्रमुख भक्षक कोशिकाएं या प्रमुख भक्षक सेल, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये WBC इतने प्रकार की होती है। वैसे बाय द वे ये क्वेश्चन आता नहीं ऐसा, कणिकाणु अकणिकाणु दो प्रकार की होती है, और ये महाभक्षक कोशिकाओं का हो सकता है, तो ये आ सकता है। मोनोसाइट क्या होती है, महाभक्षक कोशिकाएं किससे कहा जाता है, तो मोनोसाइट को कहा जाता है, ठीक है, ये आ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना बिंबाणु, ये प्लेटलेट्स भी इनको कहा जाता है। तो इनका क्या कार्य होता है, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है, दूसरा नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। तो इनकी जो संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिमी होती है शरीर के अंदर। बिंबाणु का जीवन मात्र 10 दिवस का होता है। तो बिंबाणु या प्लेटलेट्स जो होते हैं
इनका जो जीवन काल होता है 10 दिन का होता है। 10 दिन के बाद ये मृत हो जाती हैं। और ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। तो इनका काम क्या है, रक्त का थक्का जमाने का काम इनका होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो रक्त कोशिकाएं देखी अपन ने, सभी के अलग अलग काम थे। आरबीसी के बारे में देखा अपन ने, ये क्या करती है, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, गैसों का परिवहन करने का ये काम करती हैं। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो होता है उनको लाल रंग प्रदान करता है रक्त को। ठीक है, दूसरी देखिए अपन ने डब्ल्यूबीसी, तो ये जीवाणु मतलब रोगाणुओं का भक्षण करने का काम करती है। ठीक है, अपने शरीर की रक्षा करती है, प्रतिरक्षा को मजबूत करती है। तीसरे टाइप का अपन ने देखा बिंबाणु, तो बिंबाणु प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। बिंबाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है, तो इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये डब्ल्यूबीसी में केंद्रक था, आरबीसी में नहीं था, और प्लेटलेट्स में भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन रक्त के कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। प्राणियों के शरीर में रक्त महत्वपूर्ण होता है क्या, तो रक्त जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राणियों के अंदर जो रक्त पाया जाता है, इसके कार्य संपादित करता है। तो निम्न कार्य जो होता है, इसके कार्य होते हैं कुछ, उनके बारे में जानते हैं। रक्त के प्रमुख कार्य निम्न हैं। ठीक है, तो पहला जो कार्य दे रखा है यहाँ पर, O2 और CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करना। तो O2 और CO2 का क्या करता है, विनिमय करने का काम रक्त करता है। ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ने में मदद करता है। दूसरा काम क्या है, अभी मैंने बताया भी था आपको कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, रक्त के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा कार्य क्या होता है इसका, पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन। तो पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों में परिवहन करना भी के कार्य भी कौन करता है, रक्त ही करता है। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया था, पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक भाग तक अपने साथ ले जाने का काम करता है रक्त। शरीर का पीएच नियंत्रित करना, तो पीएच जो होता है वो नियंत्रित करता है। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। शरीर का ताप नियंत्रण, तो शरीर में तापमान का नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है, रक्त करता है। प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करता है। प्रतिरक्षा के कार्य जो होते हैं उनको संपादित करने का कार्य करता है, मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, बनाए रखता है। हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना, तो हार्मोन जो होते हैं उनको आवश्यकता के अनुसार शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त करता है। उत्सर्जी उत्पादों का शरीर से बाहर करना, उत्सर्जी उत्पाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर, उनको बाहर निकालने का काम भी ये करता है। जैसे किडनी में मूत्र जो होता है, यूरिया जो होता है, अपने शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसको ये रक्त में मिक्स होता है और रक्त में से इसको निकालने का काम कौन करती है, किडनी। तो किडनी तक लेके जाता है ये, तो इस प्रकार से हेल्प करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी उत्सर्जित करने में ये मदद करता है, फेफड़ों तक लेकर के उसको जाता है, जिससे कि अपन श्वास के द्वारा उसको बाहर त्याग देते हैं। तो ये भी अपने लिए अपशिष्ट पदार्थ है, भी किसी काम का नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड जो है। रक्त के प्रकार है नेक्स्ट। रक्त के प्रकार आपने सुने होंगे, रक्त ब्लड ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है। तो आइए जानते हैं कैसे होता है। रक्त में पाए जाने वाले लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के हिसाब से मानव रक्त को 4 समूहों में विभक्त किया गया है। ये मानव रक्त के 4 समूह कौन कौन से हैं, ए बी ओ और ए बी और ओ। ठीक है, ये 4 है, ओ तक है। तो ये ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ए बी तथा ओ, ये 4 रक्त समूह। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं पर ए प्रतिजन, बी रक्त समूह में बी तथा ए बी रक्त समूह में दोनों ए तथा बी। तो उस पर डिपेंड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप मान लो ए है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं पर ए प्रतिजन, तो ए जो रक्त समूह होगा उस पर कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा, ए प्रतिजन पाया जाएगा। बी रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त कणिकाओं पर कौन सा, लाल रक्त कणिकाओं पर कौन सा समूह पाया जाएगा, प्रतिजन बी पाया जाएगा। और ए बी वालों की, ए बी रक्त समूह अगर होगा किसी का, तो ए बी रक्त समूह होने पर ए तथा बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो रक्त समूह होगा वही प्रतिजन पाया जाएगा। किसी का रक्त समूह ए है तो उस पर प्रतिजन भी कौन सा होगा, आरबीसी पर ए ही होगा उसकी आरबीसी पर। किसी का रक्त समूह बी है
तो उसके आरबीसी पर प्रतिजन कौन सा होगा? बी होगा। किसी का रक्त समूह अगर ए बी है तो उसकी आरबीसी पर जो प्रतिजन होगा वो कौन से होंगे? ए और बी दोनों ही होंगे एक साथ। और यदि किसी का रक्त समूह ओ है, ओ वाले व्यक्ति, तो दोनों में से कोई भी प्रतिजन उसकी आरबीसी पर उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, अगर ओ है तो कोई भी प्रतिजन वहाँ पर नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो रक्त समूह हो वैसे उस पर प्रतिजन पाया जाएगा, लेकिन जो ओ रक्त समूह है उसकी आरबीसी पर कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होगा। रक्त के इन समूहों को ए बी ओ रक्त समूह कहा जाता है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण जो है ये रक्त समूहों का, इस वर्गीकरण को ए बी ओ रक्त समूह कहा जाता है। ठीक है, एक ए बी ओ रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। ए बी प्रतिजन के अलावा लाल कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे RH कारक कहते हैं। तो ए या बी प्रतिजन अभी अपन ने देखा, या तो आरबीसी पर कौन सा पाया जाएगा? ए पाया जाएगा या बी पाया जाएगा या दोनों एक साथ पाए जाएंगे। और एक और प्रकार का प्रतिजन होता है जो जिसे कहते हैं RH कारक, RH प्रतिजन। तो RH प्रतिजन कहीं पर हो भी पाया जा सकता है। ये चौथे प्रकार, ये मतलब तीसरे प्रकार का प्रतिजन है। एक तो ए है, एक बी है और एक RH प्रतिजन कहा जाता है। मनुष्य के RH कारक उपस्थित होता है उनका रक्त, उनका RH ऋणात्मक, ठीक है, RH पॉजिटिव। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में RH कारक है आरबीसी पर तो उसको RH पॉजिटिव कहा जाएगा, और जिनमें RH कारक अनुपस्थित होता है उनका रक्त RH ऋणात्मक होगा, और जिनके अंदर नहीं होता उनका रक्त कैसा होगा? RH ऋणात्मक होगा। विश्व में करीब 80% व्यक्तियों के RH धनात्मक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी पर RH कारक पाया जाता है तो उसे RH पॉजिटिव कहेंगे, और यदि नहीं पाया जाता है तो उसे RH नेगेटिव कहेंगे। और विश्व में अगर देखा जाए तो 80% लोग ऐसे हैं जिनकी आरबीसी पर RH प्रतिजन पाया जाता है, RH पॉजिटिव है वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला आगे से अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।